Hello everyone, a very warm welcome on the YouTube channel of Learnify IQ. This is Meghna and we are currently covering the topic genetic disorders. So in the last class we have seen its first part. आज की क्लास में हम इसका सेकेंड पार्ट कवर करने वाले हैं जिसमें हम आगे की चीजें कंटिन्यू करेंगे. जो भी चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी है थोड़ी सी चीजें हम रिवाइज करेंगे सो दैट यू कैन कनेक्ट टू द टॉपिक. तो अभी हम एक बार क्विकली देख लेते हैं कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी. जेनेटिक डिसऑर्डर्स हमने टॉपिक स्टार्ट किया. हमने समझा कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते क्या है. फिर हमने देखा कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स या तो बर्थ से प्रेजेंट होंगे, ठीक है, इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स होंगे, या फिर आपने लाइफ टाइम में या किसी भी पेशेंट ने जिसको जेनेटिक डिसऑर्डर है उसने अपने लाइफ टाइम में एक्वायर किए होंगे. हमने 4 टाइप्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स मेनली उसमें क्लासिफिकेशन किया था जिसको हम आगे आने वाली क्लासेस में भी कवर करेंगे, कंटिन्यू करेंगे. तो हमने पढ़ा कि मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं सबसे फर्स्ट. मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बाद आते हैं आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आज हमें फोकस में रखना है क्योंकि हम इसके बारे में ही पढ़ने वाले हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट. कॉज्ड बाय द ऑल्टरेशन इन द नंबर और स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, कहाँ पर प्रेजेंट हैं? तो न्यूक्लियस ऑफ द सेल पे प्रेजेंट है, ठीक है. और यहाँ पे अगर उसके नंबर्स में चेंजेस आते हैं, कोई ऑल्टरेशन दिखाई देता है, या फिर क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में कोई ऑल्टरेशन दिखाई देता है, तो इसके वजह से होने वाले जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जेनेटिक तो हो है ही वो, बट कौन से डिसऑर्डर्स है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं. समटाइम्स होल क्रोमोसोम इज गेन्ड और लॉस्ट, है ना. तो यूजुअली फैटल एंड बहुत सारे जीन्स को ये अफेक्ट करता है. अब जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं उनमें कौन कौन सी एबनॉर्मेलिटीज हैं? डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है. ये तीनों आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं. सो आपको ये सारी चीजें जानने के लिए मिलेंगी. इसके बाद मल्टीफैक्टोरल जेनेटिक डिसीज है और उसके बाद है आपका फोर्थ इज आपका माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस है, राइट. इसके बारे में हमने सारी चीजें कवर की थी. हम क्या पढ़ रहे थे? क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज एंड सिंड्रोम्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे. तो एक होता है आपका स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटी, जहां पर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बदलेगा, उसमें चेंजेस आएंगे या तो उसमें कुछ डैमेज हो जाएगा. और न्यूमेरिकल एबनॉर्मेलिटी मींस होता है कि क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो जाए, ठीक है. कैटेगरीज में हमने पढ़ा था कि सबसे पहली कैटेगरी होती है एनोप्लॉइडी. एनोप्लॉइडी जो है वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और यहाँ पे सेल में एक एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ जाते हैं. नॉर्मली आपके क्रोमोसोम्स जो होते हैं 46 होने चाहिए, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. बट इसमें क्या होता है कि या तो क्रोमोसोम्स गेन कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा, या फिर लॉस हो जाता है क्रोमोसोम का. तो दो ही कंडीशन बनती है, गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम. इन केस अगर गेन हो रहा है इट मीन्स क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपीज आ रही हैं. तो एक्स्ट्रा कॉपीज की कंडीशन को हमने क्या बोला था? एक्स्ट्रा कॉपीज की कंडीशन को हमने बोला था ट्राइसोमी. इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, जिसमें हमने कंडीशन पढ़ी कि 2n+1 हो जाता है. इसके बाद अगर हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे लॉस ऑफ क्रोमोसोम हो रहा है इट मीन्स मिसिंग कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम होगा. और ये वाली जो कंडीशन होती है दिस इज नोन एज मोनोसोमी. क्लियर? तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि मोनोसोमी की कंडीशन क्या है और इसमें आपका आ जाता है 2n-1. दो कंडीशन है एनोप्लॉइडी में. फिर पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन देखी थी कि यहाँ पर एक ऐसा हेरिटेबल कंडीशन है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म या सेल में दो कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम से ज्यादा क्रोमोसोम्स अगर आ जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीप्लॉइडी एज द नेम इंडिकेट्स, ठीक है. इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इम्पैक्ट हमने समझ लिया था, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी ये चीज पढ़ चुके हैं, टाइम वेस्ट होगा. ट्रांसलोकेशन है. ट्रांसलोकेशन हमने समझ लिया था कि ट्रांसलोकेशन में ब्रेस्ट कैंसर, सिजोफ्रीनिया, डाउन सिंड्रोम ऐसी डिसीजेस होती हैं ट्रांसलोकेशन की वजह से. ये भी क्रोमोसोम्स में ही हो रहा है. इसके बाद आज जो हमें मेन टॉपिक पढ़ना है दैट इज आपका डाउन सिंड्रोम. और डाउन सिंड्रोम जो है सबसे फर्स्ट टॉपिक है आज की क्लास का, ठीक है. ये किसमें आता है? इट इज अ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी. तो ये जो इंसिडेंट सबसे पहले अगर आप देखेंगे डाउन सिंड्रोम का, तो अगर 800 लाइफ बर्थ्स है तो उसमें एक पॉसिबल केस मिल जाता है, ठीक है. तो अभी पढ़ना जरूरी है इसको भी. 800 लाइफ बर्थ्स में एक पॉसिबल केस आपको मिलेगा. क्रोमोसोमल बेसिस मतलब कॉज क्या है इसका, कि क्रोमोसोम के क्या हो रहा है, क्रोमोसोम को नुकसान पहुंच रहा है, क्या चीज हो रही है, एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है या फिर डिलीट हो रहा है. तो यही चीज हम जानने वाले हैं. तो डाउन सिंड्रोम की डेफिनेशन या उसके बारे में आप अच्छे से सुनिए. ये एक तरीके का जेनेटिक डिसऑर्डर है जब सेल डिवीजन, है ना, नॉर्मली सेल डिवीजन अगर ठीक तरीके से हो रहा है तो कोई भी दिक्कत नहीं है. बट अगर क्या हुआ कि जो सेल डिवीजन है वो एबनॉर्मल हो गया, ठीक है, कुछ गलत सलत हो गया, उसमें एबनॉर्मल सेल डिवीजन हुआ, तो इसके वजह से कुछ एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल्स फॉर्म हो जाते हैं.
और उस एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल में आपका कौन सा जेनेटिक मटेरियल होगा, जो आपके टोटल 23 मैंने बोले ना कि 23 क्रोमोसोम्स हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, मतलब टोटल 23 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। ठीक है, तो हर एक जो पेयर होगा वो इस तरीके से पेयर्स बनेंगे, तो आपका जो क्रोमोसोम नंबर 21 आएगा, क्रोमोसोम नंबर 21 की बात करेंगे तो इस तरीके से जब हम पेयर नंबर 21 पे पहुंचेंगे तो 21 वाला जो है ना उसमें डबल ही होने चाहिए, लेकिन एक एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो ये जो क्रोमोसोम नंबर 21 है उसमें ये दो बस होने चाहिए पेयर वाइज, बट एक एक्स्ट्रा आ जा रहा है, तो क्या हो रहा है, एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम आ जाता है। तो इट्स अ टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर व्हेन एबनॉर्मल सेल डिविजन results in extra genetic material and that is your extra copy of chromosome number 21। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी 21 बोलेंगे। ट्राइसोमी जस्ट अभी मैंने आपको क्लियर किया कि ट्राइसोमी 21 मीन्स क्या होता है। ट्राइसोमी मीन्स होता क्या है कि जब एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं ट्राइसोमी। और इस केस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 3 कॉपीज फॉर्म हो रही हैं क्रोमोसोम 21 की, ठीक है। एंड दिस रीजन इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाउन सिंड्रोम। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। कॉज बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों हो रहा है जेनेटिक डिसऑर्डर, क्योंकि सारे आपके टर्नर सिंड्रोम अगर आपसे बोला जाएगा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बोला जाएगा, डाउन सिंड्रोम बोला जाएगा, तीनों तो आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। तो तीनों में डिफरेंसेस क्या है, डिफरेंसेस किसकी वजह से आ रहे हैं, कॉज की वजह से आ रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे बोल रहा है कि मैकेनिज्म की बात की गई है, तो मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है कि मैकेनिज्म आपको समझाएगा कैसे हो रहा है। तो इट यहाँ पर एक टर्म यूज किया है नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन क्या होता है कि यहाँ पर नॉन डिसजंक्शन के प्रोसेस की वजह से ही आपके डाउन सिंड्रोम अकर हो रहा है। तो जहां पे क्रोमोसोम 21 जो है वो प्रॉपरली सेल डिवीजन के टाइम पर सेपरेट नहीं हो पा रहा है एग और स्पर्म में, है ना, तो उससे क्या होता है, एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21 फॉर्म हो जाता है। यही बोला है कि नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग सेल डिवीजन मींस क्या है, फेलियर ऑफ क्रोमोसोम सेपरेशन की, सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पा रहे। अब बात आती है इसके कैरियोटाइप की, ठीक है। तो कैरियोटाइप का मतलब क्या होता है, इसको समझ लीजिए कि जब हम इंडिविजुअल के कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को देखते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, कैरियोटाइप बोला जाता है, ठीक है। इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल के जब आप कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को देखेंगे, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को देखेंगे तो उसे क्या कहा जाएगा, कैरियोटाइप कहा जाता है। या फिर अगर आपने किसी भी ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम्स को एक पेयर में जमा दिया, एक ऑर्डर में दिखा दिया, तो वो क्या होता है, कैरियोटाइप ही होता है, जिससे हमें उस ऑर्गेनिज्म का पूरा जेनोम वाइड आइडिया मिल जाएगा। जेनोम टर्म मैंने आपको बताया था कि जितना भी किसी इंडिविजुअल के कितना भी जेनेटिक मटीरियल है ना, उस सबका सम क्या होता है, जेनोम। तो यहाँ पे हम इस कैरियोटाइप के प्रोसेस में, कैरियोटाइप में क्या करते हैं, पेयर और ऑर्डर कर देते हैं सारे क्रोमोसोम्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म को। तो क्रोमोसोम्स कैरियोटाइप कैसा हो जाता है, देखिए नॉर्मल लाइफ पे कितने पेयर्स हैं, 46 टोटल हैं क्रोमोसोम्स, लेकिन यहाँ पे 21 की एक एक्स्ट्रा कॉपी दिखाई देगी, ठीक है। ये चीज मैं आपको समझाती हूँ इस डायग्राम से, तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ये आपके सारे पेयर्स आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सारे पेयर में है, बट आप क्रोमोसोम नंबर 21 पे गए, यहाँ पे भी 2 होने थे लेकिन ये एक एक्स्ट्रा आ गया। तो यही दिक्कत वाली काम है ना कहानी यहाँ पर। कैन इंडिविजुअल अफेक्टेड विद डाउन सिंड्रोम, उसमें आप ये वाला कार्योग्राम देख सकते हैं, फर्स्ट वाला ए वाला, ठीक। तो इस तरीके की ये अब फीमेल्स में क्या होगा कि फीमेल्स में XX वाले क्रोमोसोम्स होते हैं और मेल्स में क्या होता है, XY होता है। तो 46 की जगह यहाँ पर 47 आ गया। ये क्या दिखा रहा है, एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21 को दिखा रहा था, वैसे तो 46 होना चाहिए, बस एक ऐड हो गया तो 47 हो गया इंस्टेड ऑफ यूजुअल 46। फीमेल्स का हम डिनोट कर रहे हैं 47 XX प्लस 21 हुआ है, और मेल्स का हम 47 XY से डिनोट करते हैं, इसलिए प्लस 21 है, ठीक। अब इसमें अगर आप रिस्क फैक्टर्स देखेंगे तो रिस्क फैक्टर्स क्या है, या फिर दिक्कतें क्या आएगी, तो दिक्कतें आपकी क्या होंगी, इसमें इंटेलेक्चुअल डिले होगा अगर किसी को डाउन सिंड्रोम हो गया है, या फिर डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स आएंगी कि डेवलपमेंटल डिलेज हो रहे हैं, उसमें प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो आप क्या क्या कर सकते हैं इसमें, प्रिवेंशन क्या होते हैं पहले से बता देती हूँ कि यहाँ पर मेंशन किया है। तो प्रिवेंशन क्या होते हैं कि अगर कोई ऐसी फीमेल है जो, मतलब उन फीमेल्स में क्या होता है कि जब रिप्रोडक्शन हो रहा है ना तो उनकी मैटरनल एज ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी फीमेल की मैटरनल एज ज्यादा हो जाती है तो इस तरीके की दिक्कत ओरिजिनेट होती है कि उनके जो बेबीज होंगे उनको डाउन सिंड्रोम हो सकता है। तो अगर किसी भी मैटरनल एज अगर ज्यादा हो गई, गेस करिए कि 35 या उससे ऊपर की है,
तो क्या क्या दिक्कतें आ जाती हैं? तो मिसकैरेज होगा, ठीक है। मिसकैरेज जो होता है मोर देन 80% चांसेस होते हैं यहाँ पर कि जो 45 या उससे ज्यादा की वुमेन है ना, तो 80% चांसेस है मिसकैरेज होने की, ठीक है। प्रेग्नेंट एक्सपीरियंसेस मिसकैरेजेस, ओके। उसके बाद जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज होती हैं कि जो बच्चे होंगे उनमें क्या हो सकता है, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज पाई जा सकती है। प्री टर्म बर्थ, अगर बच्चा हुआ है तो वो प्रेगनेंसी में 9 मंथ से पहले ही हो जाए, उसका प्री टर्म बर्थ हो जाए, ठीक। तो ये दिक्कतें होंगी। इसके बाद स्टिल बर्थ हो सकती है बच्चे की, या फिर माँ को क्या हो सकता है, जेस्टेशनल डायबिटीज हो सकता है। तो ये भी एक दिक्कत है कि अगर एडवांस्ड मैटरनल एज होती है तो इससे क्या होता है, जेस्टेशनल डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। फिर सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ सकती है, बच्चा जो हुआ है उसका वेट बहुत कम है, लेबर में कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, तो इस तरीके की रिस्क जो होते हैं बढ़ जाते हैं। तो फर्टिलिटी जो है, फर्टिलिटी 35 की एज से ना डिक्रीज होना चालू हो जाता है मेल्स में, सॉरी फीमेल्स में, एंड 37 की एज में बहुत तेजी से डिक्लाइन होने लगता है। इसलिए मदरहुड के लिए जो बेस्ट एज होती है दैट इज 25 से 30। ऐसा हमेशा कहा जाता है कि 25 से 30 बेस्ट एज है, तब आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है मदरहुड की, तो फिर कॉम्प्लिकेशंस वहां पर हो सकती है और डाउन सिंड्रोम का वहां पर रिस्क भी आ सकता है। तो यही सारे फैक्टर्स हैं। क्लिनिकल फीचर्स क्या दिखाई देते हैं, फिजिकल ट्रेट्स कैसे हो जाएंगे जिसको डाउन सिंड्रोम है, फ्लैट फेस, स्लैंटिंग आईज, स्मॉल माउथ, प्रोट्रूडिंग टंग, फिर शॉर्ट नेक होगा, शॉर्ट आर्म्स, लेग्स, सिंगल पाम क्रीज। डेवलपमेंटल इश्यूज क्या आएंगे, आईक्यू लेवल बच्चे का लो रहेगा, है ना, स्टंटेड ग्रोथ है, मस्कुलर हाइपोटोनिया है, अंडर डेवलप गोनाड्स हैं, तो ये सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स में ब्रीदिंग में इशू आएगा, हार्ट हियरिंग इश्यूज आ सकते हैं। डायग्नोसिस कैसे, आप कैसे कंफर्म करोगे कि पर्टिकुलर व्यक्ति को डाउन सिंड्रोम है? तो आपने क्या देखा, उसके कैरियोटाइप, मतलब हमने सारा कुछ अरेंज कर लिया, और अरेंजमेंट के बाद क्या देखा कि हमें एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम्स दिखाई दे रही है, क्रोमोसोम नंबर 21। तो यहाँ से हमने डायग्नोस कर लिया उसको। ट्रीटमेंट क्या है, कुछ टेलर्ड अप्रोच, कोई स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट इसका बना नहीं है, तो इंडिविजुअल नीड्स के हिसाब से फोकस किया जाता है इसमें, है ना। कोई प्रिसिशन मेडिसिन टाइप का इसमें वो नहीं है फोकस कि हम एक व्यक्ति के हिसाब से देंगे। तो जो अलग अलग इंडिविजुअल नीड्स होती है उसके हिसाब से हम दे देते हैं, कोई स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट इसका एग्जिस्ट नहीं करता है। थेरेपीज अगर देनी है तो स्पीच थेरेपी दी जाती है, फिजियोथेरेपी एंड न्यूट्रिशनल सपोर्ट, एंड एडवांसेस क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 9 years इन द अर्ली 1900s टू 60+ years टुडे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई इस डिसीज के ट्रीटमेंट के बाद से, राइट। ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई, तो यहाँ पे आपका डाउन सिंड्रोम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इज आपका क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। सो क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम क्या है, ये भी एक तरीके का जेनेटिक कंडीशन ही है, जिसमें कोई मेल जो होगा, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, मेल की बात कर रहे हैं, आज यू कैन सी इन द डायग्राम इटसेल्फ। तो ठीक है, इस तरीके का ये लोगो भी लगा हुआ है एनसीईआरटी का, डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही उठाया गया है ये। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम्स जो है वो एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें किसी मेल का जन्म जो है वो एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम के साथ हुआ है। तो उस केस को हम क्या बोलते हैं, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम बोलते हैं। अब ये जो डिसीज होती है इट इज नॉट इनहेरिटेड, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। पेरेंट्स से बच्चों में नहीं आई है, हालांकि जेनेटिक डिसीज है, बट इट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ रैंडम जेनेटिक एरर आफ्टर कॉन्सेप्शन। कॉन्सेप्शन के बाद ही कुछ ऐसा जेनेटिक एरर आया होगा रैंडम तरीके से, उसके वजह से डिसीज हो गई, तो पेरेंट्स से बच्चों में इनहेरिट नहीं हो रही है डिसीज। अगर हम इसके केसेस देखेंगे तो 1000 न्यूबॉर्न फीमेल्स में से कम एक केस आएगा। वहां पर 800 लाइफ बर्थ्स में आप देख रहे थे, बट यहाँ पे 1000 में से एक केस हो सकता है, ठीक है। अब ये क्या किस कारण से हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, मियोटिक नॉन डिसजंक्शन होता है क्रोमोसोम का। नॉन डिसजंक्शन मैंने आपको समझा दिया कि सेल डिवीजन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा होगा तो सेपरेशन नहीं हो पाया, और सेपरेशन नहीं हुआ तो एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरीके से एक एक्स क्रोमोसोम आपके पास यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है, मेल्स में। अब अगर कोई मेल है जिसको ये सिंड्रोम हो गया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तो उसमें क्या दिक्कत आएगी, उस मेल में क्या दिक्कत आएगी कि वहां पे उसका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो कम हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन आप समझते होंगे, टेस्टोस्टेरोन क्या है, तो ये एक हार्मोन है जो मेनली टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है, और टेस्टिस क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो ये पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। तो अगर किसी मेल को ये वाला सिंड्रोम है, वो इससे अफेक्टेड है, तो उसमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल काफी ज्यादा कम हो जाता है। अब मेल्स में अगर ये वाली कंडीशन है
तो उनमें स्पर्म्स का फॉर्मेशन बहुत ही कम होगा या ना के बराबर ही होगा, तो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है और इसके कारण मेल्स में इनफर्टिलिटी के इश्यूज हो जाते हैं। तो इनफर्टिलिटी कैन बी अ प्रॉब्लम इन दिस डिसीज इन मेल्स। तो ये हो गया आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, अगर इसके बारे में हम देख लें कैरियोटाइप किस तरीके से होगा वो भी हमारे लिए समझना जरूरी है। तो पहले मैं कैरियोटाइप समझा देती हूँ। 47XXY बताया है इसमें। 47XXY अगर आप जनरली इसके देखेंगे कैरियोटाइप, तो XY होना चाहिए, मेल्स में XY करके होता है, बट एक एक्स्ट्रा आने की बात हो रही है ना, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा X आ गया है, तो इस तरीके से एक एक्स्ट्रा X आ जाएगा इसमें, राइट। यहाँ पर हम इसका मोस्ट प्रोबेबली हाँ दिया हुआ है, तो ये देखेंगे अगर यहाँ पे कि एक्स्ट्रा एक्स आ जाता है, ये एक्स मतलब एक ही होना चाहिए, बट एक यहाँ पर एक्स के साथ एक और आ गया, फिर वाई तो है ही, तो एक्स वाई जो बन रहे थे उसमें एक एक्स्ट्रा एक्स ऐड हो गया, इसलिए एक्स एक्स वाई, और एक एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं 46 की जगह कितने हो गए हैं, 47 हो गए, तो 47XXY। आई होप यू गॉट इट। इन केस यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट, कुछ नहीं समझ में आया, तो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन, वी आर हियर टू आंसर योर क्वेश्चन, राइट। तो अगर हम बोल रहे हैं 47XXY है, मतलब इंडिविजुअल अगर ऐसी कंडीशन में है तो उसके पास टोटल 47 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे हर एक सेल में, इंक्लूडिंग 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम भी रहेगा, जिसके वजह से जो यूजुअल होता है वो XY होता है, बट इन केस अगर ऐसा है तो XXY करके हो जाएगा। तो ये आपको दिख रहा है कि एबनॉर्मेलिटी एग्जिस्ट कर रही है। इनहेरिटेंस में बताएंगे तो ये जेनेटिकली ट्रांसमिट नहीं होता, मैंने आपको बता दिया, अराइज होता है फ्रॉम एरर्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर। Fertilization of an XX ovum by a Y sperm produces an XXY zygote form हो जाता है इसकी वजह से, राइट। क्लिनिकल सिम्टम्स अगर आप देखेंगे तो अनयूजुअली इसमें टॉल स्टेटर दिखाई देगा, टॉल हो जाते हैं, रिड्यूस्ड फेशियल एंड बॉडी हेयर, स्मॉल टेस्टिस जैसा मैंने आपको बताया, कोर्स वॉइस चेंज हो जाती है, एंड लार्ज ब्रेस्ट्स, ठीक है, तो गाइकोनोमेस्टिया हो जाता है। इसके बाद हम देखने वाले हैं डायग्नोसिस क्या है, तो इसमें एक बार बॉडी टेस्ट होता है, ठीक है। कौन सा टेस्ट हम बोल रहे हैं, बार बॉडी टेस्ट बोल रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए बकल स्मेयर रिवील्स 1 बार बॉडी इंडिकेटिंग एन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। इसके बाद सिम्टम्स ऑफन बिकम नोटिसेबल ड्यूरिंग प्यूबर्टी के टाइम पर नोटिसेबल होते हैं इसके सिम्टम्स। ट्रीटमेंट क्या है, हमारे पास ऑप्शंस क्या है, तो एक हार्मोन थेरेपी है, टेस्टोस्टेरोन टू प्रमोट मस्कुलिन ट्रेट्स को प्रमोट करता है टेस्टोस्टेरोन। के बाद आती है काउंसलिंग, तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू मैनेज डिप्रेशन एंड एग्रेशन, साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाता है ताकि हम मैनेज कर सके डिप्रेशन और एग्रेशन को। तो ये हो गया इसमें। यहाँ पर भी मैंने एक बार इसको दिखाया है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में किस तरह की कंडीशन बन रही है, ठीक। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट में, विच इज आपका टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम जो है 2500 न्यूबॉर्न गर्ल्स में किसी एक इससे इफेक्ट हो सकती है, अमंग 2500 न्यूबॉर्न गर्ल्स। फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन मिसकैरेजेस एंड स्टिल बर्थ्स में ये ज्यादातर दिखता है। फिर अगर हम देखेंगे कि बेसिकली टर्नर सिंड्रोम क्या है, तो इट इज अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। पहली चीज तो आपको याद रखनी है, अगर मैं नाम दे दूं आपको डायरेक्टली, ये ऑप्शन में आपके नाम आ जाते हैं किसी भी क्वेश्चन में कि टर्नर सिंड्रोम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है सबसे पहली चीज, क्योंकि जब आपके पास ये भी ऑप्शन में आएगा कि मेंडेलियन डिसऑर्डर है, ठीक है, बाकी 2 टाइप्स जो हमने पढ़े हैं वो हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि टर्नर सिंड्रोम है जो है वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, और इसमें क्या होता है, एक फीमेल जो होगा उसके पास, एक फीमेल जो होगी उसके पास सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होगा, सॉरी एक एक्स क्रोमोसोम जो होगा उसका मिसिंग होगा, ठीक है, या इनकम्प्लीट सेक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे उसमें। तो अगर एब्सेंस, मिसिंग या इनकम्प्लीट सेक्स क्रोमोसोम है और एक एक्स क्रोमोसोम का एब्सेंस है, तो उस क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को क्या कहा जाता है, टर्नर सिंड्रोम कहा जाता है, ठीक है। इसमें दिक्कतें क्या आएंगी, उस फीमेल में हाइट जो होगी उसकी शॉर्ट होगी, तो शॉर्ट हाइट हो गया। इसके बाद ओवरीज प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाएंगी, तो टर्नर सिंड्रोम बेसिकली हम फीमेल से रिलेट कर रहे हैं, है ना, फीमेल से रिलेटेड है, और आपका वो से पहले हमने क्लाइनफेल्टर्स पढ़ा था जो मेल में दिक्कतें क्रिएट कर रहा है, तो शॉर्ट हाइट है। इसके बाद फेलियर ओवरीज टू डेवलप, और हार्ट डिफेक्ट्स भी इससे आ जाते हैं, ठीक है, कुछ तरीके के हार्ट डिफेक्ट्स आ जाते हैं, तो ये सारी चीजें याद रखेंगे। ओवरीज वाला याद रखेंगे तो आपको याद रहिएगा कि हाँ ये फीमेल से रिलेटेड तो है। इसके बाद ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि कैरियोटाइप किस तरीके का होता है, सिर्फ 45X होता है, एक्स एक्स होना चाहिए ना, बट XX की जगह क्या फॉर्म होता है 45, एक कम हो गया, नॉर्मल से एक कम, एब्सेंस बताया ना कि एब्सेंस है क्रोमोसोम का, तो मोनोसोमी है। मोनोसोमी का मतलब ही क्या होता है, एब्सेंस, एब्सेंस ऑफ क्रोमोसोम होता है, कल हमने पढ़ा था। तो
यहाँ पे 45 है, 45 के साथ XX होना चाहिए, तो सिर्फ एक ही X आ रहा है, तो ये आपका क्रोमोसोमल जेनोटाइप हो गया। इसका कैरोटाइप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉज मैंने आपको बताया, मिसिंग X क्रोमोसोम ड्यू टू एरर्स ड्यूरिंग म्योसिस। मैकेनिज्म क्या है, फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विथ वन X क्रोमोसोम ही हो रहा है एंड एन ओवम लैकिंग एन X क्रोमोसोम। तो ऐसे अगर स्पर्म का फ्यूजन एक ऐसे ओवम के साथ हो रहा है जहां पर X क्रोमोसोम नहीं प्रेजेंट था, तो उसके वजह से टर्नर सिंड्रोम आता है। फिर इनहेरिटेंस क्या है, जेनेटिकली ट्रांसमिट ये नहीं होता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि जेनेटिक ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, मतलब इनहेरिटेड तो नहीं है, बर्थ से नहीं प्रेजेंट होगा। क्लिनिकल सिम्टम्स आप देखेंगे, शॉर्ट स्टेचर, वेब नेक एंड लो सेट ईयर्स, स्मॉल ब्रेस्ट एंड swollen हैंड्स एंड फीट, अंडर डेवलप्ड ओवरीज एंड एब्सेंट मेंस्ट्रुअल पीरियड्स। तो ये सारी दिक्कतें हैं। फिर डायग्नोसिस में प्रीनेटल टेस्ट होता है, एमिनोसेंटेसिस और क्रोनिक विलिस सैम्पलिंग होती है, इसके बाद बार बॉडी टेस्ट होता है। तो ये सारी चीजें। ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है, हार्मोनल थेरेपी है। तो हार्मोनल थेरेपी इज अ पार्ट ऑफ थेरेपी। women who wish to become pregnant may need infertility treatments चाहिए होंगे, क्योंकि इनफर्टिलिटी की दिक्कत आएगी, जैसे मेल्स में आ रही थी उसमें, तो यहाँ पे भी इनफर्टिलिटी की दिक्कत आएगी, तो हार्मोनल थेरेपी का यूज कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है। मैनेजमेंट की अगर हम बात करेंगे तो कोई परमानेंट क्योर नहीं है इस डिसीज का या सिंड्रोम का, तो ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक है, सिम्टम्स के हिसाब से होगा, एंड सपोर्टिव भी है ट्रीटमेंट। तो इस तरीके की चीजें की जाती हैं। वैसे एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। तो अगर 2500 फीमेल्स में किसी एक को हो रहा है, तो रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर हम बोल सकते हैं इसको। तो इतना क्लियर हो गया, हमने तीनों चीज पढ़ ली है। तो अगर मैं आपको एक बार यहाँ पे ले जाकर दिखा दूं कि हमने क्या क्या कवर किया है, तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि हमने डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में कवर कर लिया है। इट मीन्स आपका क्रोमोसोमल वाला जो पार्ट है, दैट वी हैव कंप्लीटेड, राइट। इसके बाद एक टर्म दिया है आपको कि मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं एंड पेडिग्री एनालिसिस क्या है। तो अगर हम बात करें मोनोजेनिक, मोनो मतलब आपको समझ में आ रहा है सिंगल जीन की बात कर रहे हैं, ठीक है। सिंगल जीन, वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल जीन। सिंगल जीन डिसऑर्डर है ये एक तरीके की जेनेटिक कंडीशन है जहां पर सिंगल जीन में म्यूटेशन होता है, उसको हम कहते हैं मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स। So these are the diseases caused by changes or mutations in a single gene, and there are over 10,000 such disorders हैं जो एक सिंगल जीन में म्यूटेशंस होने के कारण हो जाते हैं, अफेक्ट कर रहे हैं मिलियंस ऑफ पीपल को वर्ल्ड वाइड। दीज कंडीशंस आर यूजुअली इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स से होती है, बट समटाइम्स द म्यूटेशन हैपेंस स्पॉन्टेनियसली विदाउट फैमिली हिस्ट्री। जरूरी नहीं कि हमेशा आपकी फैमिली में कोई हिस्ट्री रही हो जिसके वजह से ये डिसऑर्डर कॉज हो रहा है। इट कैन ऑल्सो भी कॉज्ड जब आपकी फैमिली में किसी बैकग्राउंड ही नहीं रहा हो कि किसी को ये डिसीज हुई है या इस तरीके का डिसऑर्डर हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसमें कुछ की एग्जाम्पल्स है मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स के, ठीक है। यहाँ पर भी मैं आपको बता देती हूँ कि पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है। तो हम समझ में आ रहा है हम कुछ ना कुछ इससे एनालाइज कर रहे हैं। तो ये एक तरीके का साइंटिफिक मेथड है। अगर फैमिली में कोई ट्रेड्स या डिसीजेस को स्टडी करना है, तो हम पेडिग्री एनालिसिस का साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं, ताकि हम फैमिली हिस्ट्री में या फैमिली में पूरा एक ट्रेट या डिसीजेस को डिस्कवर कर पाए, पता लगा पाए, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है कि हम फैमिली में मेडिकल हिस्ट्री निकालते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं, उसको इंटरप्रीट करते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से जो ट्रेड्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हो रहे हैं। और जब हम ये स्टडी करते हैं पूरी मेडिकल हिस्ट्री निकाल कर, तो इस चीज को कहा जाता है पेडिग्री एनालिसिस, जिसको हम आगे कवर करेंगे। इसमें यूजुअली हम ना ट्री बनाते हैं, जैसे फैमिली ट्री वगैरह नहीं होता वैसे सर्कल, स्क्वायर्स, इन सब का यूज करके तो ये एनालिसिस करेंगे। बट आज के लेक्चर में हम नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। अभी हम समझते हैं कि मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स के कुछ टाइप्स हैं। जैसे फर्स्ट कुछ एग्जांपल्स में आप देखेंगे सिस्टिक फाइब्रोसिस है। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है, इट इज कॉज्ड बाय चेंजेस इन द CFTR जीन। CFTR नाम का एक जीन होता है जिसका फुल फॉर्म है आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, सिस्टिक तो आपको दिख रहा है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन, ठीक है, ट्रांस मेम्ब्रेन, और उसके बाद से आता है कंडक्टेंस। तो ये वाला जीन है, एंड ओवर 200 टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस होते हैं इसमें भी, caused by changes in the CFTR gene, over 200 types of mutation होते हैं। It leads to thick sticky mucus that blocks lungs and damage करता है organs को, राइट। ये हेल्प करता है maintain the balance of salt and water in the body। तो सॉल्ट एंड वाटर को बॉडी में मेंटेन करने का काम करता है ये वाला जो जीन है। बट
अगर डिसीज हो रहा है तो उसमें चेंजेस हो रहे हैं, CFTR जीन प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगा और इसकी वजह से दिक्कत आएगी। ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस बेसिकली क्या करता है, ये ऐसे सेल्स को इफेक्ट करता है जो म्यूकस प्रोड्यूस कर रहे थे, स्वेट आपकी बॉडी में प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आपके बॉडी में डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इन सारे सेल्स को इफेक्ट करता है कौन, CFTR जीन में चेंजेस होने के कारण इफेक्ट होता है वो। अब यहाँ पे जो सारे फ्लूइड्स हैं वो थिक हो जाते हैं, स्टिकी हो जाते हैं, और फिर ये क्या करते हैं, जिस भी ट्यूब से ये सारे स्वेट या फिर म्यूकस या जूसेस वगैरह पास कर रहे हैं, उस ट्यूब में दिक्कत क्रिएट करने लगते हैं, क्योंकि काफी थिक हो जाएंगे तो ये प्लग अप कर देते हैं उस डक्ट या पैसेज वेज को। जैसे नॉर्मल एयरवे देखो एकदम साफ सुथरा था, क्लीनली पास हो रहा था सब कुछ इसमें से, लेकिन अगर एयरवे जिसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया है तो उसकी वजह से इसमें ये दिक्कतें आ गई, यहाँ प्लग अप हो जाएंगी चीजें, ट्यूब को पूरा प्लग अप कर देगा और इसकी वजह से चीजें पास नहीं हो पाएंगी इससे इजीली, तो पैसेज वे को ये डिस्ट्रक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं, तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक, अब इसके बाद आता है नेक्स्ट आपका सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल के बारे में अब आप तो जानते ही हैं, सिकल सेल के बारे में बताने की जरूरत इतनी नहीं है, बट हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे रेड ब्लड सेल्स जो है वो सिकल शेप्ड के हो जाते हैं, जैसे कि आप दिख सकते हैं यहाँ पे आपके नॉर्मल ब्लड सेल्स थे, यहाँ पे इनका शेप सिकल में हो गया। क्यों हुआ है, रीजन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन बीटा जीन है क्रोमोसोम 11 पर, उसमें म्यूटेशन या चेंजेस आ गए हैं और उसके वजह से जो डिसीज होती है, जो डेवलप हो रहा है सिम्टम, वो क्या है आपका सिकल सेल एनीमिया है। तो इस तरीके से शेप हो जाएगा, फिर ब्लड फ्लो में दिक्कत आती है क्योंकि सिकल शेप्स ऐसे जम जाते हैं। तो ये जो है कि एक राउंड रेड ब्लड सेल इजिली मूव कर पा रहा था ब्लड से, बट सिकल शेप का जो रेड ब्लड सेल होगा वो स्लो अप हो जाएगा, इवन ब्लॉक करेगा ब्लड फ्लो को ये। तो सिकल सेल जो होता है ना, इसकी वजह से मतलब शॉर्टेज हो जाती है आरबीसीज की, जो एक्चुअल आरबीसीज हैं, ठीक है, तो वो नहीं जा पाएंगे और उसमें ऑक्सीजन अटैच होता है तो प्रॉपरली ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा, ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये जो ज्यादातर हम पढ़ते हैं, इसकी वजह से क्या क्या चीजें हो जाती हैं, कॉस होगा, फैटीग है, स्ट्रोक जैसी कंडीशंस आ जाएंगी, और अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है तो ऑर्गन डैमेज होगा, किडनी फेलियर हो गया, हार्ट फेलियर होगा, ये सारी तो ग्रोथ डिले होती है एंड प्यूबर्टी सीरियस हेल्थ कंडीशंस या कॉम्प्लिकेशंस बन जाती हैं। ठीक है, ज्यादातर हमने पढ़ा है कि ज्यादातर ये कॉमन है ट्राइब्स में। ठीक है, ट्राइब्स में क्यों कॉमन है, क्योंकि एंडोगेमी की प्रैक्टिस होती है, तो ऐसी कम्युनिटीज में हायर है जहाँ पे एंडोगेमी की प्रैक्टिस हो रही है कि सेम ग्रुप में शादियां करनी है, ठीक है। तो अगर इस जनरेशन को है तो ऑब्वियसली सेम ग्रुप में शादियां हुई हैं तो आगे भी पास होगा, तो जहाँ पे एंडोगेमी प्रेवलेंट है ट्राइब्स के अमंग, उनमें ज्यादा होता है। ठीक है, इसके बाद से ऐसी कम्युनिटीज में भी है जो उस एरियाज में रह रहे हैं जहाँ पे मलेरिया एंडेमिक है, तो वो ज्यादातर प्रोन हो जाते हैं इसके। इट इज कॉमन अमंग पीपल फ्रॉम सब सहारन अफ्रीका, साउथ अमेरिकन पार्ट्स ऑफ इंडिया, जहाँ पर कंडीशन जो हाइजीन कंडीशन सही नहीं है, वहां पर दिक्कतें आ जाती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद से आता है टे सेक्स डिसीज क्या है। तो टे सेक्स डिसीज की अगर हम बात करेंगे तो ये एक ऐसा डिसीज है जो टिपिकली ऐसे लोगों में पाया जाता है जिनकी सर्टेन एंसेस्ट्री से बिलोंग करते हैं, जैसे यहाँ पे एशकेनाजी जूविश एंसेस्ट्री बोला, या फिर आपकी ईस्टर्न यूरोपियन जो ज्यूज हैं उनकी एंसेस्ट्री में ज्यादातर किसी सर्टेन एंसेस्ट्री में ही आती है ये। ठीक है, अब इसके टाइम पे क्या हो रहा है कि फैटी सब्सटेंस जो है ब्रेन में आकर इकट्ठा हो जाएगा और ये क्या करता है, नर्व सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं ब्रेन में आके इकट्ठा हो गए, जो नर्व्स हैं वो भी थिन हो जाएंगी और ये दिक्कतें क्रिएट करेगा। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि एक एंजाइम जिसका नाम है हेक्सोस एमिनिडेज ए, इसकी क्या हो जाएगा, इसका कमी आने लगेगी और इसके वजह से एक फैट बनने लगता है ब्रेन में, जो नर्व सेल्स को भी नुकसान पहुंचाता है और ब्रेन में भी दिक्कतें पैदा कर देता है। तो एक रियर इनहेरिटेड डिसीज है, डिसऑर्डर है, जो नर्व सेल्स को ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड को इफेक्ट करता है, उसे हम बोलते हैं टे सेक्स डिसऑर्डर्स। इसके बाद से आ जाता है फिनाइल केटोनूरिया। एक ऐसी कंडीशन है जो किसके वजह से होती है, क्योंकि एक जीन जो फिनाइल लाइनाइन जो है आपका एक हम बोल सकते हैं ठीक है, फिनाइलाइन की एक अमीनो एसिड है और ये अमीनो एसिड बॉडी में बहुत ज्यादा बनने लगता है, इकट्ठा होने लगता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, फिनाइल कीटोनूरिया हो जाता है। ठीक है, लीडिंग टू इट्स हार्मफुल एक्यूमुलेशन इन द ब्लड में एक्यूमुलेट होने लगेगा अमीनो एसिड जो है, और इसके वजह से जो डिसीज होगी उसको हम बोल रहे हैं PKU बोल रहे हैं शॉर्टली। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़े, 4 आपके मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स पढ़े हैं। तो मैंने मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स में हमने सिस्टिक फाइब्रोसिस पढ़ा है, सिकल सेल एनीमिया के बारे में पता होना चाहिए, टे सेक्स डिसीज क्या है, किसकी वजह से हो रहा है, और फिनाइल केटोनूरिया। 4 हमने पढ़ लिया, बाकी क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज हमने कवर कर ली, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम।
तो ये आज की क्लास में, आगे हम मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ने वाले हैं। इसके बाद भी हम पेडिग्री एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे, बट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।